नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन। रियो में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर प्लांट पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। उत्तराखंड में राज्य में पर्यटकों को अनुमति देने पर बोले सीएम त्रिवेंद्र रावत, सबके लिए बॉर्डर खोलने के हालात नहीं। शासकीय प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मदन कौशिक ने दी जानकारी। रोजगार से संबंधित कार्यों पर काम जारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। अनुदान आयोग के निर्देशों के तहत परीक्षाएं कराने पर हुआ विचार। केदारनाथ धाम में गुफाओं के भीतर कराए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर साधु संतों ने रुकवाया। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाओं के भीतर कराया जा रहा था निर्माण। और उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। गुरुवार को मिले 47 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों का आंकड़ा 3300 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रवासियों की संख्या लगभग 3,77,000 है जो हमारे पास है, और इससे अलग ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो प्रवासी भाइयों का लगातार प्रदेश में आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सरकार के आंकड़ों की माने तो यह संख्या अब तक लगभग 5 लाख से हो चली है, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई उसके माध्यम से वहां सब अपने जिलों में गए हैं। अब सरकार ने सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से यह खोजने का काम किया है कि इनमें से कितने लोग इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जिससे सरकार के द्वारा सभी को रोजगार दिया जाए, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में लगातार पलायन को लेकर समस्या पैदा हुई है, जिसके चलते अब सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है कि जो दोबारा अपने प्रदेश में आए लोग अब रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हों। इसलिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित कार्यों पर काम भी शुरू कर दिया। से जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं में जो हमारे प्रवासी हैं, वो प्रवासियों की संख्या लगभग 3,77,000 तो ऐसी है जो हमारे पास नोटिस है, और इससे अलग वो संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो प्रवासी भाई है वो स्वयं के अपनी व्यवस्था में, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन जो हमारी हेल्पलाइन हमने शुरू की थी उसके अलावा और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के और सीमा पर आए और सीमा के बाद वो अपने जिलों में गए। उन सबको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने का काम किया। वर्तमान में हर विभाग को ये निर्देशित दिया गया कि आप अपने विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर और उत्तराखंड राज्य के वो नौजवान जो आज के लॉकडाउन के बाद विभिन्न राज्यों में जो रोजगार के लिए जाते थे वो रुक जाएं, उनको यहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाए, और जो 5 लाख के लगभग लोग आए हैं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, उनमें से कुछ को हम उस रूप में रोकें। तो ये सब निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षाएं संचालित किए जाने पर विचार हुआ। निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम साल एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी और 25 अक्टूबर तक परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं को प्रमोट भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 के विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के साथ ही आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है। मुख्यमंत्री मीडिया सेंटर सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में MSME क्षेत्र को कई तरह की रियायतें देते हुए मजबूती प्रदान की गई है। साथ ही गरीबों, किसानों, श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद केवल 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल के लिए किए गए आह्वान को सभी देशवासियों का समर्थन मिल रहा है। कितने भारतीय ऐप लोगों ने अपनाने शुरू किए हैं और जो हमारे नमून बेसी उन्होंने किस तरह से उस पर काम प्रारंभ किया है वो आजकल हमको खूब पढ़ने को मिल रहा है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। उन्होंने इस सोलर प्लांट की तुलना किसी खेल के लहलहाती फसल से की है। उन्होंने कहा कि ऊपर से देखने पर यूं लगता है कि किसी खेत में फसल खड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए। एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन। रीवा में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर प्लांट। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। सोलर प्लांट बनाएगा पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र। रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की ऐसी प्रतिबद्धता देश ही नहीं दुनिया के लिए भी नया अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रीवा ने इतिहास रच दिया है। जब हम इस प्लांट का वीडियो आसमान से देखते हैं तो लगता है हजारों सोलर पैनल फसल बनकर लहरा रहे हों। रीवा का सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। इससे एमपी के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली में मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब रीवा वाला शान से कहेगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसका लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों, किसान और आदिवासियों को होगा। आज भारत सौर ऊर्जा के मामले में टॉप के देशों में शामिल है। पीएम ने कहा कि बिजली की जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा अहम है। सरकार इसे विस्तार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर के विषय में इकोनॉमी एक जरूरी पक्ष है। वर्षों से यही मंथन है कि अर्थव्यवस्था की सोचे या पर्यावरण की, लेकिन भारत ने दिखाया है कि दोनों को एक साथ किया जा सकता है। भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार के वक्त में स्वच्छ भारत, एलपीजी देना, एलईडी देना, सौर ऊर्जा समेत कई फैसले लिए गए, जिससे कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सर्वोपरि है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बल्ब स्ट्रीट लाइट में लगाए हैं। हमारी सरकार ने एलईडी की कीमत को 10 गुना घटा दिया है। पीएम ने कहा कि इससे 600 अरब यूनिट बिजली की बचत हो रही है। हर साल लोगों का बिजली का बिल कम आ रहा है। राज्य एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएम मोदी पहली बार किसी बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है।
जिसे एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कहा जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। सितारगंज में नगर पालिका के लंबित पड़े कामों और अन्य प्रस्तावों पर सहमति के लिए पालिका बोर्ड की बैठक की गई। आज संपन्न हुई बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति दी। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर चल रही स्थानीय नगर पालिका के कामों की जांच पर सदस्यों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते काफी समय से बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही, जिससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति न मिल पाने से कार्य लंबित थे। आज चेयरमैन हरीश दुबे की अध्यक्षता में हुई सभा में तहबाजारी, टचिंग ग्राउंड, होर्डिंग, निविदा प्रक्रिया, गलियों में चौड़े नालों पर लोहे के जाल, निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इस दौरान नगर पालिका के बीते कार्यकाल में किए गए कार्यों की प्रशासनिक जांच की सभी ने कड़ी निंदा की। काशीपुर में स्थानीय विधायक ने नगर निगम में मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पार्षदों ने मानदेय की मांग भी विधायक के सामने रखी। नगर निगम के मीटिंग हॉल में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने नगर निगम के सभी 40 वार्डों के पार्षदों की समस्याओं को लेकर उनके साथ नगर निगम मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के बाद स्थानीय विधायक ने कहा कि MNA के स्थानांतरण का मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुद्दा है। पार्षदों की मानदेय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैं पहले भी विधानसभा में पार्षदों के इस समस्या को रख चुका हूं। काशीपुर का ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगमों का मुद्दा है। कि मैं अपने विधायकी अदारे में कार्य करते हुए कहीं भी हमारे जो नगर निगम का दायरा है उसको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता। निगम अपनी जगह काम करे और विधायक अपनी जगह काम करे, क्षेत्र एक ही रहता है ऑलमोस्ट, इससे विकास होता है। लेकिन कभी कभी जब यहाँ के पार्षदगण अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे रास्ते बंद नहीं हैं, आ जाते हैं, प्यार से अपनी सारी बात को रखते हैं और उनकी बात को संज्ञान लिया जाता है। लेकिन उन बातों का, जिन बातों पर सीधे तौर पर नगर निगम संज्ञान न ले रहा हो। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाओं के भीतर निर्माण कार्य हो रहा है, मगर इस कार्य से साधु संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी बनी हुई। केदारनाथ धाम में दुग्ध गंगा के दाईं ओर गुफा में चल रहे निर्माण कार्य को तपस्वी स्वामी ललित महाराज और तीर्थ पुरोहितों ने रुकवाया और निर्माण कार्य में लगाई गई ईंटों को हटाकर गुफा को पुराने स्वरूप में किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार की ओर से पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, गुफाओं के स्वरूप को खराब किया जा रहा है। यह सरासर ऋषि मुनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। गुफाओं के भीतर निर्माण कार्य होने से साधु संत समाज में आक्रोश बना हुआ है। जय बाबा केदार। गुफा की प्राकृतिकता को खत्म करके मैं भगवान केदार बाबा से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। तीनों पहरों की पूजा में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा केदार, ये उत्तराखंड की सरकार की बुद्धि जो उल्टी हो गई है उसको ऐसी सद्बुद्धि दे। स्वयं ही देवस्थानम बोर्ड जो है ये सरकार खत्म कर दे, नहीं तो हम चारों धामों के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के लोग जो धरना अभी भी जारी है देवस्थान बोर्ड के खिलाफ, ये धरना जल्दी से जल्दी खत्म करे, नहीं तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन चारों धामों में होगा। भारत विकास परिषद सितारगंज ने स्थापना दिवस के अवसर पर कोतवाली सितारगंज में मास्क वितरित किए और कोरोना महामारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कोतवाली के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को सम्मानित किया। परिषद के अध्यक्ष महेश मित्तल ने बताया कि
एक समाज सेवी संस्था 1963 में इसका गठन हुआ और तब से लेकर आज तक यह परिषद विभिन्न सामाजिक कार्यों को निरंतर हर शहर की शाखाओं के माध्यम से करती आ रही है, जहां रक्तदान शिविर, निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, निशुल्क हेल्थ शिविर, समूह गान प्रतियोगिता, विकलांग शिविर, पर्यावरण को लेकर जनमानस में जागरूकता को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। कोतवाल सलाउद्दीन ने परिषद द्वारा किए गए सम्मान के प्रति आभार जताया। भारत विकास परिषद हमारी एक पूरी समाजसेवी संस्था है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी शाखाएं हैं, इकाइयां हैं। आज हम भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 10 जुलाई 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और ये पूर्ण स्वदेशी संस्था है, कोई एनजीओ नहीं है। ये समाज हित में कार्य करती रहती है। पूरे वर्ष हम लोग देश प्रेम की जागृति अलग हो बच्चों के अंदर, उसके माध्यम से बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करवाते हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अंतिम सीमा पर स्थित पौषा गांव में ग्रामीणों की सड़क मदद पूरी हो गई है। पिछले 2 दशक से सड़क की मांग कर रहे पौषा गांव के 2 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन विधायक मीना मंगोला ने किया। उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि सड़क का निर्माण होने से अब गांव का विकास तेजी से होने के साथ ही गांव से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने ग्रामीणों से गांव में हो रहे विकास कार्यों पर नजर रखने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इससे पहले ग्रामीणों ने विधायकों का जोरदार स्वागत किया। पत्र वगैरह या कोई सूचना भी नहीं आई, विभाग के पास से पत्र नहीं पहुंचा था, मुझे भी नहीं था। 40-45 साल के ऊपर होने के सर्वप्रथम तो अपने इस गंगोली हाट विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक माननीय मीना मंगोला महोदया का आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण ग्रामवासी इनका आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जिले में कोरोना की स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 800 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से वर्तमान में मात्र 118 एक्टिव हैं, जबकि इसमें से बहुत से मरीज राजधानी होने के कारण अन्य प्रदेशों और प्रदेश के अन्य जनपद से आए हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी अन्य राज्यों और अन्य जिलों स्थिति के अनुसार देहरादून की स्थिति काफी बेहतर है। आज की तिथि में पॉजिटिव रेट
पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.7 है, जबकि डबलिंग रेट 61 दिन है। पिछला महीना हमारा रहा है जून का महीना, उसमें 72,471 निःशुल्क गैस। देखिए, जो कोरोना को लेकर के हमारे जनपद की स्थिति अब काफ़ी संतोषजनक है और काफ़ी ठीक इस सेंस में है कि हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन वर्तमान में एक्टिव केसेस 118 हैं। अगर मैं केसेस की बात करूं तो लगभग जो है हमारे यहाँ जनपद में बाहर के जनपदों के बहुत सारे केसेस आए, जिनको कि ट्रीट करके आगे भेजा गया, क्योंकि हम क्वारंटीन यहाँ कर रहे थे। देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके लोगों में संक्रमण के प्रति लापरवाह रवैया देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी रामपुर ने लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका सोच लिया है। जिलाधिकारी ने बिना मास्क लगाए जा रहे लोगों को पकड़कर उनसे पुलिसिंग का काम दिया। साथ ही उनसे बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को पकड़कर लाने को कहा। मास्क की चेकिंग के दौरान प्रशासन ने बिना मास्क के लोगों को पकड़ा और उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया, जिसके तहत उन्हें बिना मास्क लगाने वाले 5 लोगों को पकड़ना था। ऐसा करके जिलाधिकारी ने लोगों को मास्क की महत्ता का ज्ञान दिया है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में, जनपद में भी बढ़ रहे हैं। रोज़ पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं और इससे बचने का सिर्फ 3 ही बेसिक उपाय है कि एक दूसरे से दूरी बनावें, मास्क लगातार पहने, चेहरा किसी भी तरीके से ढके, बाहर जब भी निकले तो बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क नहीं लगाया हुआ था, लोगों ने मुझे पकड़ा। ये सजा ये है 5 आदमियों को पकड़ के देना है, ये छोड़े। तो अपनी गलती का एहसास है? अपनी गलती का एहसास है। आत्मनिर्भर भारत के उपलक्ष्य में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा जिला अध्यक्ष शमशेर पुंडीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में मोदी सरकार न केवल कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि आधुनिक भारत अपनी एक विशेष पहचान भी बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका प्रभाव धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा माननीय मोदी जी के द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आर्थिक पैकेज पूरे देश के प्रत्येक वर्ग को सशक्त और मजबूत करने के लिए बनाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये जिले की पत्रकार वार्ता आप सभी से रूबरू होने के लिए की गई है, ताकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो मैंने आपके सामने पूरा लेखा जोखा आपके सामने बताया, वो धरातल पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और सब उन वर्गों को उसका लाभ मिल रहा है जो अपेक्षित थे, जिनके लिए योजना 20 लाख करोड़ की एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।